उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का देवीपुर गांव जुलाई 2021 के मध्य में मानसून की उमस भरी गर्मी में डूबा हुआ था। सूरज कभी कभी बादलों में छिप जाता, लेकिन हवा में हमेशा एक चिपचिपापन और घुटन महसूस होती, जिससे ऐसा लगता था जैसे सब कुछ सुस्त और आलसी हो गया हो। इस छोटे से गांव में जीवन दशकों से एक ही शांत, लगभग नीरस गति से बह रहा था। यहाँ के लोग मुख्य रूप से खेती और छोटे मोटे पशुपालन पर निर्भर थे। जीवन समृद्ध नहीं था, लेकिन खाने पहनने के लिए पर्याप्त था। वे सूरज उगने पर खेतों में जाने और सूरज ढलने पर घर लौटने के आदी थे। रात में वे अपने परिवार के साथ भोजन करते और फिर सो जाते। एक और दिन बिना किसी बड़ी घटना के समाप्त हो जाता। इस लगभग पूर्ण शांति में कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि एक भयानक रहस्य, एक जघन्य अपराध चुपचाप एक तालाब के कीचड़ के नीचे दबा हुआ था, जो प्रकाश में आने का इंतजार कर रहा था। कहानी 18 जुलाई की एक उमस भरी दोपहर को शुरू हुई। सुनीता, लगभग 30 साल की एक महिला, अपने पति और बच्चों के लिए दोपहर का भोजन बनाने के बाद देखा कि बारिश होने वाली है। उसने अपनी मां के घर जाने का फैसला किया, जो कुछ दिनों के लिए शहर में रिश्तेदारों से मिलने गई हुई थी, ताकि वह घर की देखभाल कर सके। उसकी मां कमला देवी का घर उसके घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर था, जो एक नीची दीवार से अलग था। यह एक साधारण सा कच्चा पक्का घर था, जो पेड़ों से घिरे एक बगीचे के बीच में स्थित था। घर के चारों ओर एक चक्कर लगाने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि सब कुछ ठीक है, सुनीता की नज़र बगीचे के अंत में स्थित तालाब पर पड़ी। मानसून की शुरुआती बारिश ने तालाब को पानी से भर दिया था। उसने सोचा कि रात के खाने के लिए कुछ मछलियां पकड़ना एक अच्छा विचार होगा। यह सोचकर उसने अपनी साड़ी को घुटनों से ऊपर उठाया और तालाब में उतर गई। पानी उसकी कमर तक ही था। तालाब की सतह पर काई की एक पतली हरी परत थी। नीचे का पानी गंदला था। सुनीता अपने पैरों के नीचे नरम ठंडी कीचड़ को महसूस कर सकती थी। वह झुकी और अपने हाथों से कीचड़ में टटोलने लगी। चिकनी गोल मछलियों को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर में उसकी लाई हुई प्लास्टिक की बाल्टी लगभग मछलियों से भर गई। जैसे ही वह उठकर वापस जाने वाली थी, उसका हाथ किसी अजीब चीज से टकराया। यह मछली की तरह चिकना नहीं था, बल्कि खुरदरा, गोल और पत्थर जैसा कठोर था। जिज्ञासावश उसने अपने दोनों हाथों का उपयोग करके यह पता लगाने की कोशिश की कि यह क्या है। वह वस्तु काफी बड़ी थी और मोटी कीचड़ के नीचे गहराई में दबी हुई थी। उसे इसे ऊपर उठाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। जब वह वस्तु धीरे धीरे पानी की सतह से ऊपर आई और कीचड़ धुल गया, तो उसका असली रूप सामने आया। सुनीता सन्न रह गई। उसका पूरा शरीर अकड़ गया। उसकी आंखें उस चीज पर टिकी थीं जो उसके हाथों में थी। अत्यधिक भय ने उसकी छाती को जकड़ लिया, जिससे उसकी सांस रुक गई। उसके हाथ से मछलियों की बाल्टी पानी में गिर गई। यह एक इंसानी खोपड़ी थी, जो हरी काई से ढकी हुई थी, जिसकी आंखों के गहरे काले गड्ढे और लगभग बरकरार दांतों की एक पंक्ति एक भयानक मुस्कान की तरह दिख रही थी। एक चीख ने दोपहर की शांति को भंग कर दिया और पूरे बगीचे में गूंज उठी। सुनीता ने उस भयानक वस्तु को छोड़ दिया और लड़खड़ाकर पीछे हटते हुए गंदले पानी में गिर पड़ी। वह घबराकर किनारे की ओर भागी। उस भयावह तालाब से जल्द दूर जाना चाहती थी। किनारे पर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की और पागलों की तरह अपने घर की ओर भागी। उसका मुंह अभी भी आतंक के कारण निरर्थक ध्वनियों से भरा हुआ था। उसकी चीख ने पूरे मोहल्ले में हलचल मचा दी। कुछ जिज्ञासु पड़ोसी दौड़कर आए और सुनीता की कहानी सुनी, जिसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। हर कोई कांप गया। तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। लगभग 20 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तालाब के आसपास के क्षेत्र को सील कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तुरंत जिले की पुलिस को सूचित किया। कुछ ही समय बाद अपराध शाखा के जासूस और राज्य पुलिस की फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। तालाब को जल्दी से घेर लिया गया। जासूस किनारे पर खड़े होकर पानी की सतह को देख रहे थे। यहां एक इंसानी खोपड़ी का मिलना निश्चित रूप से कोई संयोग नहीं था। यह एक हत्या का घटनास्थल था। लेकिन पीड़ित कौन था और शरीर का बाकी हिस्सा कहां था? एक त्वरित बैठक के बाद यंचान जांच टीम के कमांडर ने एक निर्णायक निर्णय लिया। इस तालाब का पानी निकालना होगा। एक उच्च क्षमता वाला पानी का पंप लाया गया। मशीन की गड़गड़ाहट ने पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और बढ़ा दिया। एक बड़ा पाइप नीचे डाला गया और गंदे, बदबूदार पानी को बाहर निकालना शुरू हो गया। हर कोई चुपचाप सांस रोके देख रहा था, एक भयानक सच्चाई के सामने आने का इंतजार कर रहा था। तालाब में पानी का स्तर धीरे धीरे कम होता गया और कीचड़, कचरा और घोंघे के खोल सामने आने लगे।
जब पानी सिर्फ एक पतली परत रह गया तो पंपिंग का काम रोक दिया गया। सुरक्षात्मक सूट और जूते पहने हुए एक टीम नीचे उतरी, जिसके हाथों में लंबी छड़ें थीं। उन्हें ज्यादा देर तक खोजना नहीं पड़ा। उसी जगह के पास जहां सुनीता को खोपड़ी मिली थी, एक अधिकारी की छड़ी एक बड़ी कठोर वस्तु से टकराई। उसने अपने साथियों को इशारा किया। सब लोग इकट्ठा हो गए और सावधानी से हाथों और फावड़ियों का उपयोग करके मोटी कीचड़ की परत को हटाने लगे। और फिर एक लगभग पूरा कंकाल सभी के सामने आया, जो एक असामान्य रूप से सिकुड़ी हुई मुद्रा में था। लेकिन जिस चीज ने सभी को स्तब्ध कर दिया वह यह थी कि कंकाल स्वाभाविक रूप से नहीं पड़ा था। इसे मोटी नायलॉन की रस्सियों से एक बड़े भारी नीले पत्थर से कसकर बांधा गया था, जिसका वजन कई किलोग्राम रहा होगा। रस्सी छाती और पैरों के चारों ओर कसकर बंधी हुई थी। बांधने का तरीका बताता था कि हत्यारे का इरादा पीड़ित को हमेशा के लिए तालाब के तल में डुबो देना था, ताकि उसके ऊपर आने का कोई मौका न रहे। यह एक क्रूर हत्या और शव को ठिकाने लगाने का मामला था। कंकाल को सावधानी से किनारे पर लाया गया। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने मौके पर ही अपना काम शुरू कर दिया। हड्डियों की संरचना और सड़न की स्थिति के आधार पर उन्होंने एक प्रारंभिक निष्कर्ष निकाला। पीड़ित लगभग 50 से 60 वर्ष का एक व्यक्ति था, जिसकी मृत्यु कुछ महीने पहले हुई थी। खोपड़ी के टेम्पोरल हड्डी क्षेत्र में कई फ्रैक्चर थे, जो दर्शाता था कि पीड़ित के सिर पर बहुत तेज बल से प्रहार किया गया था। लेकिन पीड़ित कौन है? एक जासूस ने सुनीता से पूछा, जो अभी भी एक कोने में सदमे में बैठी थी। यह घर और बगीचा किसका है? जी, यह मेरे माता पिता का है, सुनीता ने कांपते हुए जवाब दिया। तुम्हारे पिता का नाम क्या है और वह अब कहाँ है? मेरे पिता का नाम राजेश सिंह है। वह कुछ महीने पहले एक दूसरी औरत के लिए घर छोड़कर चले गए थे। सुनीता के जवाब ने जासूसों को रोक दिया। उन्होंने एक दूसरे को देखा। एक ठंडा संदेह उनके दिमाग में घर करने लगा। घर का मालिक राजेश सिंह, माना जाता था कि वह भाग गया है, लेकिन अब उसी उम्र के एक व्यक्ति का कंकाल उसी के घर के तालाब में एक पत्थर से बंधा हुआ मिला। एक त्वरित जांच की गई। घर में बचे राजेश सिंह के पुराने कपड़ों और विशेष रूप से सुनीता के इस बयान के आधार पर कि उसके पिता का एक सामने का दांत सोने का था, फोरेंसिक परीक्षकों ने एक लगभग निश्चित निष्कर्ष निकाला। तालाब के नीचे मिला कंकाल कोई और नहीं बल्कि 60 वर्षीय राजेश सिंह ही था, इस घर का मालिक। यह सच्चाई सुनीता और पड़ोसियों के लिए एक बिजली के झटके की तरह थी। राजेश सिंह घर से भागे नहीं थे। उनकी हत्या कर दी गई थी और उनके शव को महीनों तक इसी तालाब में डुबोकर रखा गया था, जो उनके परिवार के रहने की जगह से कुछ ही कदम दूर था। एक बूढ़े आदमी की कहानी जो एक दूसरी औरत के प्यार में पड़कर अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ गया। वह कहानी जो मोहल्ले के लोग अक्सर फुसफुसाते थे, एक जघन्य अपराध को छिपाने के लिए बनाया गया एक झूठा नाटक निकला। जासूस एक मुश्किल पहेली का सामना कर रहे थे। पीड़ित की हत्या उसी के घर में की गई और फिर बेरहमी से ठिकाने लगा दिया गया। तो अपराधी कौन था? किसके पास इतना समय और शांति थी कि वह इतना भयानक अपराध और इतनी चालाक छिपाने की योजना को अंजाम दे सके? संदेह का घेरा तुरंत छोटा हो गया, जो पीड़ित के सबसे करीबी लोगों पर केंद्रित था, जो उस समय घर में मौजूद थे जब राजेश सिंह लापता हुए थे। और शक के दायरे में आने वाली पहली व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पीड़ित की पत्नी कमला देवी थी। वह कहाँ थी और उसने अपने पति की मौत में क्या भूमिका निभाई थी? अवैध संबंधों की आग। इस त्रासदी की जड़ को समझने के लिए हमें लगभग 5 महीने पहले फरवरी 2021 के अंत में वापस जाना होगा। उस समय राजेश सिंह का घर अभी भी एक घर जैसा लगता था, कम से कम पड़ोसियों की नज़र में। बाहर से यह एक सामान्य ग्रामीण भारतीय परिवार था। राजेश और कमला मुख्य घर में रहते थे, जबकि उनकी बेटी सुनीता और दामाद राकेश बगल के एक कमरे में रहते थे, जो एक आम आंगन से जुड़ा था। वे हर दिन एक साथ भोजन करते थे, एक दूसरे को प्यार से बुलाते थे। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि इस शांतिपूर्ण मुखौटे के पीछे पापी इच्छाओं और दबी हुई कुंठाओं का एक ज्वालामुखी था, जो फटने का इंतजार कर रहा था। राजेश सिंह 60 वर्ष के हो चुके थे। वह उम्र जब व्यक्ति समय का बोझ महसूस करने लगता है। खेतों में जीवन भर की कड़ी मेहनत ने उनके स्वास्थ्य को खराब कर दिया था, जिससे उन्हें बुढ़ापे की कई बीमारियां हो गईं। पीठ दर्द, घुटनों में दर्द, उच्च रक्तचाप। वह एक विनम्र, सरल व्यक्ति थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी पत्नी, बच्चों और खेतों के लिए समर्पित कर दिया था। अपनी पत्नी कमला देवी के लिए उनका प्यार पहले जैसा ही था, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, या शायद वह जानना नहीं चाहते थे कि जिस पत्नी से वह इतना प्यार करते थे, वह उनसे दिन ब दिन दूर होती जा रही थी। कमला देवी, उनकी पत्नी,
उस समय केवल 48 वर्ष की थीं। अपने पति की तुलना में, जो अपने जीवन के ढलान पर थे, वह अभी भी काफी युवा और आकर्षक थीं। एक आरामदायक जीवन ने उन्हें एक अच्छा फिगर और चिकनी त्वचा बनाए रखने में मदद की थी, विशेष रूप से इस उम्र में, जिसे अक्सर दूसरी जवानी कहा जाता है। इस महिला के भीतर शारीरिक इच्छाएं जोर शोर से जाग उठी थीं, लेकिन उनके बूढ़े, बीमार पति उन जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ थे। इस बीच युवा जोड़े सुनीता और राकेश का जीवन भी बहुत अच्छा नहीं था। सुनीता एक सहनशील, विनम्र महिला थी, बिल्कुल अपने पिता की तरह। राकेश, उसका पति, 32 साल का एक सुंदर, लंबा आदमी था, लेकिन स्वभाव से थोड़ा आलसी और आत्मसंतुष्ट था। उसकी कोई स्थिर नौकरी नहीं थी और वह घर पर ही छोटे मोटे काम करके अपनी पत्नी के परिवार की मदद करता था। और इसी घुटन भरे पारिवारिक माहौल में, जहां हर कोई अपनी अपनी कुंठाएं लिए हुए था, पाप के बीज को अंकुरित होने का मौका मिला। राकेश अपने आलसी स्वभाव और खाली समय के कारण अपने आस पास की हर चीज को देखने लगा। उसने अपने सास ससुर के दुखी विवाह को देखा। उसने कई बार अपनी सास की अजीब नजरों को खुद पर महसूस किया। शुरू में उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर वे नजरें और साहसी हो गईं, और उसकी बातें और भी अधिक सांकेतिक हो गईं। कमला अपने दामाद के करीब रहने के बहाने ढूंढने लगी। राकेश कोई मूर्ख नहीं था। वह उन संकेतों को समझ गया और घृणा महसूस करने या बचने की कोशिश करने के बजाय उसके दिल में एक रुग्ण जिज्ञासा पैदा हो गई। एक उमस भरी दोपहर को नैतिकता की नाजुक डोर आखिरकार टूट गई। उस दिन राजेश सिंह एक दूर के रिश्तेदार के यहां एक समारोह में गए थे। सुनीता को फैक्ट्री में देर तक काम करना था। घर में केवल कमला देवी और उसका दामाद थे। दोपहर के भोजन के बाद कमला ने कहा कि वह थकी हुई है और सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। राकेश थोड़ी देर बाहर टीवी देखता रहा, ऊब महसूस कर रहा था। जब वह अपने सास ससुर के कमरे के पास से गुजरा तो उसने अचानक अजीब आवाजें सुनी। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। उत्सुकतावश वह चुपके से पास गया और दरार से झांका। जो दृश्य उसकी आंखों के सामने आया, उसने उसे स्तब्ध कर दिया। बिस्तर पर कमला एक पतले रेशमी नाइटी में लेटी हुई थी। वह सो नहीं रही थी, वह खुद को संतुष्ट कर रही थी। अचानक, जैसे किसी अंतर्ज्ञान से, कमला ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी नजर सीधे अपने दामाद पर पड़ी, जो दरार से उसे देख रहा था। एक सामान्य स्थिति में एक महिला शर्म और गुस्से से चिल्लाती, लेकिन कमला ने ऐसा नहीं किया। एक पल के लिए रुकने के बाद अपने शरीर को ढकने के बजाय उसने सीधे उसकी आंखों में देखा, एक ऐसी नजर जिसमें कोई शर्म नहीं थी, बल्कि उकसावे और निमंत्रण से भरी थी। राकेश ने अपनी लार निगली। वह पीछे नहीं हटा। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। कमरे में हवा भारी और गर्म हो गई। वह वहां खड़ा होकर उस महिला के शरीर को घूरता रहा जो उसकी मां की उम्र की थी। और फिर उसने एक ऐसी बात कही जो बाद में एक लाइलाज त्रासदी की प्रस्तावना बन गई। उसकी आवाज वासना से भर्रा गई। बाबूजी नहीं कर सकते तो इसे मेरे लिए छोड़ दो। कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। कमला ने न तो डांटा और न ही गाली दी। उसने बस थोड़ा सा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें तिरस्कार और चुनौती दोनों थे। वह धीरे धीरे उठी, रेशमी कपड़े को अपने नंगे कंधे से फिसलने दिया। उसने सीधे उसकी ओर देखा। उसकी आवाज भी उतनी ही भर्राई हुई थी। तो तुझमें हिम्मत है? चुनौती दी गई, और दामाद ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उस पल में नैतिकता और सदाचार की अंतिम सीमा पूरी तरह से टूट गई। हत्या की रात। कमला की रात में कही गई बात एक दुष्ट बीज की तरह थी, जो राकेश की पहले से ही पापी आत्मा में बो दी गई थी। अगले कुछ दिन वह बेचैनी और भय में रहा। उसने अपनी सास से बचने की कोशिश की, लेकिन वासना का प्रलोभन भय पर हावी हो गया। और फिर वह फेटफुल रात आ गई, 27 जून 2021 की रात। उस रात मौसम उमस भरा और हवा रहित था। रात के खाने के बाद परिवार हमेशा की तरह अपनी दिनचर्या में लग गया। राजेश ने समाचार देखा और फिर जल्दी सो गया। सुनीता ने अपने बच्चों को सुलाया और फिर थककर सो गई। लगभग 11 बजे रात को कमला के फोन पर एक खाली संदेश आया। संकेत भेज दिया गया था। कमला चुपके से बिस्तर से उठी और बैठक में चली गई। वह बैठक में एक पतली नाइटी में अपने प्रेमी का इंतजार करने लगी। कुछ मिनट बाद राकेश भी एक भूत की तरह चुपके से अंदर आ गया। वासना ने एक बार फिर डर पर विजय प्राप्त कर ली। वह उसकी ओर दौड़ा और वे एक दूसरे में खो गए। लेकिन उस रात भाग्य ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। बेडरूम में राजेश अचानक जाग गए। उनकी पुरानी पीठ दर्द उन्हें परेशान कर रही थी। प्यास लगने पर वह रसोई में पानी पीने के लिए उठे। जैसे ही वह बेडरूम से बाहर निकले,
वह सन्न रह गए। उनकी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य था जिसकी उन्होंने अपने सबसे बुरे सपने में भी कल्पना नहीं की थी। धुंधली रोशनी में उनकी पत्नी और उनका दामाद, जिसे वह अपने बेटे की तरह मानते थे, परिवार के सोफे पर एक दूसरे से लिपटे हुए थे। समय जैसे रुक गया। उनके हाथ से पानी का गिलास फर्श पर गिरकर टूट गया, जिसकी तेज आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया और उन दो पापियों को हकीकत में वापस ले आया। राजेश को वहां खड़ा देखकर राकेश का चेहरा पीला पड़ गया। वह घबरा गया, हकलाते हुए बोला, बाबूजी, बाबूजी। लेकिन कमला अलग थी। एक पल की घबराहट के बाद उसका चेहरा जल्दी से ठंडा और कठोर हो गया। उसने न तो डर दिखाया और न ही पछतावा। राजेश के कानों में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। विश्वासघात का दर्द शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा भयानक था। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। हरामजादे, उनकी आवाज कांप रही थी। तुम लोग जानवर हो। वह उनकी ओर लड़खड़ाते हुए बढ़े। उनका बूढ़ा शरीर गुस्से से कांप रहा था। मैंने तुझे अपने बेटे की तरह माना। मैंने तुझे खाना दिया, रहने की जगह दी, और तूने यह घिनौना काम किया। राजेश ने राकेश को एक थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन राकेश, जो एक युवा मजबूत आदमी था, ने बचाव में अपना हाथ उठाया। असमान लड़ाई एक हाथापाई में बदल गई। राजेश गुस्से में राकेश के कॉलर को पकड़कर उसे दीवार से धक्का दे दिया। राकेश ने भी वापस लड़ना शुरू कर दिया। हाथापाई अपने चरम पर पहुंच गई। हाथापाई के दौरान राजेश ने पास की मेज पर रखा एक लकड़ी का भारी मूसल मसाला कूटने वाला पकड़ लिया। उन्होंने इसे ऊपर उठाया, अपने पापी दामाद के सिर पर मारने का इरादा किया। राकेश अपनी जान को खतरे में देखकर घबराहट में अपनी पूरी ताकत से राजेश को धक्का दे दिया। यह एक बहुत शक्तिशाली धक्का था, भय और हताशा का धक्का। राजेश, जो पहले से ही बूढ़े और कमजोर थे, इसका सामना नहीं कर सके। वह कुछ कदम पीछे लड़खड़ाए और उनका संतुलन बिगड़ गया। थडाम! एक भयानक सूखी आवाज आई। राजेश की पीठ दीवार से टकराई, लेकिन उनका सिर सीधे लकड़ी के दीवान के कठोर तेज कोने से जा टकराया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। राजेश एक भी शब्द नहीं बोल सके। उनकी आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं और फिर धीरे धीरे बंद हो गईं। उनका बूढ़ा शरीर नरम हो गया और फर्श पर फिसल गया। वह वहां गतिहीन पड़े थे। उनके सिर के पीछे से गहरे लाल खून की एक धारा बहने लगी, जो सफेद टाइल वाले फर्श पर फैल गई। अपराध को छिपाना। उस भयानक टक्कर के बाद का सन्नाटा अंतहीन लग रहा था। राकेश और कमला दोनों गतिहीन खड़े थे। उनकी आंखें राजेश के शरीर पर टिकी थीं। डर ने उन दोनों के दिलों को जकड़ लिया था। राकेश पहले होश में आया। वह कांप रहा था, उसके दांत किटकिटा रहे थे। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और अपने ससुर के बगल में घुटनों के बल बैठ गया। उसका कांपता हुआ हाथ उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा था। बाबूजी, बाबूजी, उठो। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट में बदल गई, लेकिन राजेश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनकी सांसें कमजोर थीं। राकेश ने अपना कान उनकी छाती पर रखा। दिल की धड़कन बहुत कमजोर थी, लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। उसके मन में एक ही विचार आया, भागो। जैसे ही वह मुड़ा, एक ठंडे हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। यह कमला थी। उसके चेहरे पर शुरुआती खौफ गायब हो गया था, जिसकी जगह एक भयावह शांति ने ले ली थी। उसकी आंखें अब घबराई हुई नहीं थीं, बल्कि अंधेरे में चमक रही थीं, एक तेज, ठंडी और गणनात्मक नजर। उसने अपने मरते हुए पति की ओर नहीं देखा। उसने सीधे अपने प्रेमी की आंखों में देखा। उसकी आवाज दांतों के बीच से निकली, कहाँ जा रहा है? भागो, हमें भागना होगा। बाबूजी, बाबूजी मरने वाले हैं। राकेश हकलाया। चुप कर, कमला फुसफुसाते हुए चिल्लाई। अगर तू अभी भागा तो हम दोनों मरेंगे। पुलिस तुझे एक दिन में ढूंढ लेगी, फिर तू मेरा नाम लेगा और हम दोनों जेल में सड़ेंगे। उसके शब्दों ने राकेश को कठोर वास्तविकता में वापस ला दिया। वह कहाँ भाग सकता था? तो अब हम क्या करें? उसने कांपते हुए पूछा। अस्पताल ले चलते हैं। कमला एक ठंडी, डरावनी मुस्कान के साथ हंसी। पागल है क्या? उन्हें अस्पताल ले जाएं? उसने तिरस्कार से कहा। ताकि वह होश में आकर सबको बता दें, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि हम इसी घर में क्या कर रहे थे। तब जीने के लिए कोई इज्जत नहीं बचेगी। जेल ही नहीं, बल्कि नदी में डूबकर मरना पड़ेगा। उसके हर शब्द ने राकेश के पहले से ही भ्रमित मन को और झकझोर दिया। वह चुपचाप खड़ा रहा। कमला उसके कान के पास झुकी। उसकी आवाज एक शैतान की फुसफुसाहट की तरह थी। उसके दिमाग में एक ऐसा विचार डाल रही थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, उसने कहा। हम उसे जीने नहीं दे सकते। अगर वह जिया तो हम दोनों का कोई रास्ता नहीं बचेगा। उसे मारना होगा।
उसे मारने से यह राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। नहीं नहीं, यह हत्या है। तुम पागल हो गई हो। वह हकलाया। मैं पागल नहीं हूं, तू मूर्ख है। कमला फुफकारी। तुमने ही उसे धक्का दिया था, तुमने ही यह अपराध किया है। मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही हूं। या तो हम दोनों मरेंगे या सिर्फ वह मरेगा। चुन ले। उसने चतुराई से सारा दोष उसके सिर पर डाल दिया। राकेश ने राजेश के शरीर को देखा और फिर कमला की आंखों में। उस निर्णायक क्षण में स्वार्थी अस्तित्व की प्रवृत्ति जीत गई। कमला चुपचाप रसोई में गई और कुछ सेकंड बाद वापस आई। उसके हाथ में वही लकड़ी का मूसल था। उसने बिना एक शब्द कहे मूसल राकेश को थमा दिया। करो, कमला ने फुसफुसाया। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। जल्दी करो, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। अपने प्रेमी द्वारा उकसाए जाने और डर से दीवार से सटा दिए जाने पर राकेश अब खुद नहीं रहा। वह एक कठपुतली की तरह था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने ससुर के चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने लकड़ी का मूसल ऊपर उठाया और फिर घबराहट और हताशा में उसने नीचे वार किया। 1, 2, 3। वह पागलों की तरह लगातार वार करता रहा, जैसे कि वह अपने सारे डर और पाप को उन वारों में निकाल देना चाहता हो। वह तभी रुका जब कमला ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। उसकी आवाज अभी भी बर्फ की तरह ठंडी थी। बस, हो गया। वह मर चुका है। राकेश ने अपनी आंखें खोलीं। राजेश की खोपड़ी टूट चुकी थी। वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया और फर्श पर बैठ गया। अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़कर कांपने लगा। अपराध पूरा हो चुका था। खून की तेज गंध वाले बैठक में 2 हत्यारे अपने शिकार के शव के सामने बैठे थे, जबकि दामाद अत्यधिक घबराहट में था। सांस अजीब तरह से शांत थी। उसके दिमाग में एक नई योजना आकार लेने लगी थी, इस भयानक अपराध को छिपाने की योजना। उठो, उसने आदेश दिया। रोने का समय नहीं है। पहले हमें इस जगह को साफ करना होगा, फिर हमें इस शव को ठिकाने लगाना होगा, ऐसी जगह जहां कोई इसे कभी न ढूंढ सके। उन्होंने खून साफ किया, टूटे हुए कांच के टुकड़े उठाए और फिर शव को बगीचे के पीछे तालाब तक ले गए। लेकिन यह ऊपर तैर जाएगा, राकेश हकलाया। नहीं तैरेगा, कमला ने सपाट जवाब दिया। मेरे पास एक योजना है। वह राकेश को पीछे के आंगन में ले गई और एक बड़े, भारी पत्थर की ओर इशारा किया। उन्होंने भारी पत्थर को अंदर लुढ़काया और फिर नायलॉन की रस्सियों से शव को पत्थर से कसकर बांध दिया। फिर उन्होंने शव को घसीटकर तालाब के किनारे तक पहुंचाया और अपनी पूरी ताकत से उसे अंदर धकेल दिया। धमका! शव और पत्थर अंधेरे पानी में डूब गए, कुछ बुलबुले छोड़कर, और फिर कीचड़ में गायब हो गए। उनका भयानक रहस्य अब तालाब के तल में दफन हो गया था। अगली सुबह कमला ने पड़ोसियों को एक दुखद चेहरे के साथ बताया कि रात में उसके और उसके पति के बीच झगड़ा हुआ था और राजेश गुस्से में कुछ कपड़े लेकर घर से चला गया था। उसने यह भी कहानी गढ़ी कि वह शहर में किसी दूसरी औरत के पास गया है। उसकी कहानी पर सबने मिसे कहानी सबने किलात बात की है, विश्वास कर लिया। कुछ दिनों बाद अपनी योजना को और पुख्ता करने के लिए उसने तालाब में बहुत सारी मछलियां डाल दीं। उसने अपनी बेटी से कहा कि यह पानी को साफ करने के लिए है, लेकिन उसकी असली मंशा यह थी कि मछलियां शव को खा जाएंगी, जिससे केवल हड्डियां बचेंगी। नाटक पूरी तरह से तैयार किया गया था। राजेश सिंह आधिकारिक तौर पर इस दुनिया से गायब हो गए थे। कमला ने एक त्यागी हुई पत्नी की भूमिका निभाई और राकेश ने एक कर्तव्यनिष्ठ दामाद की, जो अपनी सास की देखभाल कर रहा था। वे एक ही छत के नीचे रहते थे, अपने अवैध संबंध को जारी रखते हुए, जो अब एक भयानक रहस्य और एक अक्षम्य अपराध से बंधा हुआ था। न्याय का दिन। कमला देवी और राकेश का धोखा पूरी तरह से काम कर रहा था। 5 महीने तक वे अपने अपराध के ऊपर रहते थे, एक झूठे, शांतिपूर्ण परिवार के मुखौटे के पीछे अपने बीमार रिश्ते को जारी रखते थे। कोई भी उन पर शक नहीं करता था। यह भयानक रहस्य हमेशा के लिए कीचड़ के नीचे दफन हो जाता, अगर उस भाग्यशाली दोपहर को सुनीता तालाब में मछली पकड़ने नहीं उतरती। जब राजेश सिंह का कंकाल बरामद किया गया तो नाटक का पर्दा गिरने का समय आ गया था। कमला और राकेश को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया। शुरू में वे शांत रहे, खासकर कमला। उसने एक उत्कृष्ट बेजू अभिनेत्री की भूमिका निभाई, रोते हुए और अपने पति की हत्या की खबर पर सदमे का अभिनय करते हुए। राकेश उतना शांत नहीं था। अपराध के बोझ ने पिछले 5 महीनों में उसकी आत्मा को कुचल दिया था। उसने तैयार की गई कहानी पर टिके रहने की कोशिश की, लेकिन उसका पीला चेहरा, बचकानी आंखें और कांपते हाथ उसकी घबराहट को बयां कर रहे थे। अनुभवी जासूसों ने तुरंत पहचान लिया कि राकेश सबसे कमजोर कड़ी है। उन्होंने दोनों को अलग अलग कर दिया। राकेश पर उन्होंने मनोवैज्ञानिक दबाव डाला
उसे अपराध स्थल की तस्वीरें दिखाईं। यह बदला नहीं है, एक जासूस ने कहा। यह एक सुनियोजित हत्या है। हत्यारा कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो घर को अच्छी तरह से जानता हो। दबाव बढ़ता गया। अंत में जब एक जासूस ने खोपड़ी को मेज पर उसके सामने रखा तो राकेश पूरी तरह से टूट गया। अपने ससुर की खोपड़ी की छवि, जिसे उसने खुद तोड़ा था, एक मूक आरोप की तरह उसके सामने प्रकट हुई। वह एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा और अपना सिर मेज पर पटक दिया। अपने पूरे अपराध को कबूल कर लिया। उसने शुरू से अंत तक सब कुछ बताया, अपनी सास के साथ अपने अवैध संबंध से लेकर उस रात तक जब राजेश ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अपने बयान में उसने सारा दोष अपनी प्रेमिका पर डालने की कोशिश की, यह कहते हुए कि कमला ही वह थी जिसने ठंडे दिमाग से फैसला किया था कि सुराग मिटाने के लिए पीड़ित को मारना होगा। जब राकेश का कबूलनामा हो गया तो कमला देवी के साथ लड़ाई बहुत आसान हो गई। जासूसों ने उसे उसके प्रेमी के कबूलनामे का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाया। राकेश की आवाज सुनकर, यह सुनकर कि वह सारा दोष उस पर डाल रहा है, कमला का दुखद मुखौटा अचानक कठोर हो गया। उसकी आंखों से आंसू सूख गए और गुस्से से चमकने लगे। हरामजादा, कायर, उसने दांत पीसते हुए गाली दी। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। जब आखिरी नकाब उतर गया तो कमला के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा था। गुस्से में उसने सब कुछ कबूल कर लिया, लेकिन एक अलग संस्करण के साथ कि राकेश ही हत्या का मुख्य साजिशकर्ता था, ताकि वह उसके साथ स्वतंत्र रूप से रह सके। दो शैतानों ने एक साथ अपराध करने के बाद अब एक दूसरे पर दोष मढ़ना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि वे सजा से बच जाएंगे। कुछ महीने बाद ट्रायल शुरू हुआ। कटघरे में जो कभी प्रेमी थे, अब एक दूसरे को नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। उन्होंने लगातार एक दूसरे पर दोषारोपण किया, अदालत के सामने अपने घिनौने, अवैध संबंध और अपनी क्रूर हरकतों को उजागर किया, जिससे सभी दर्शक कांप गए। लेकिन अपराध को नकारा नहीं जा सकता था। दोनों के बयानों और फोरेंसिक सबूतों के आधार पर अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि प्रतिवादियों का आचरण विशेष रूप से गंभीर था, जो एक अवैध संबंध से उत्पन्न हुआ था, जो नैतिकता के खिलाफ था और जिसने एक पिता और पति की जान ले ली। इस कृत्य ने समाज में अत्यधिक आक्रोश पैदा किया था और एक सख्त सजा की आवश्यकता थी। अदालत ने फैसला सुनाया, प्रतिवादी राकेश, जिसने सीधे तौर पर क्रूरतापूर्वक हत्या को अंजाम दिया, को हत्या के लिए ज्वेगौ सिंह यानी फांसी की सजा सुनाई गई। प्रतिवादी कमला देवी, जो मुख्य साजिशकर्ता और उकसाने वाली थी, जिसने न केवल अपराध को रोकने की कोशिश नहीं की बल्कि उसमें मदद की, नैतिकता के पतन का प्रदर्शन करते हुए, को हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन त्रासदी अभी खत्म नहीं हुई थी। इसने एक परिवार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। पिता और पति की अन्यायपूर्ण मृत्यु हो गई थी। पत्नी और दामाद को अपने बाकी जीवन जेल में और फांसी की सजा के इंतजार में बिताना था। और पीछे रह गई सबसे दुखद पीड़ित, सुनीता। एक ही दिन में उसने अपने पिता, अपनी मां और अपने पति को खो दिया। वह अपने ही प्रियजनों द्वारा किए गए अपराध की सबसे बड़ी शिकार बन गई, जिसे अब अकेले ही दर्द, अपमान और अपने 2 छोटे बच्चों की परवरिश के बोझ का सामना करना था। निर्दोष बच्चे जिन्हें अब एक पारिवारिक त्रासदी की छाया में बड़ा होना था, जिसे कभी धोया नहीं जा सकता था।